हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड अब हम आगे की चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इसके। हमने एंटिटी डिस्कस कर लिया था। एंटिटी इज अ बेसिकली कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, मतलब कोई भी बिजनेस हो सकता है जो कि रजिस्टर्ड अंडर द लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट मैंने बात करी थी। कंपनीज एक्ट के बारे में, ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके रिगार्डिंग हमने बात करी थी। इवेंट इज द एंड रिजल्ट। फिर हमने बात करी थी बेटा एसेट, हर वो चीज़ जो बेनिफिट दे, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, वो एसेट होता है। करंट एसेट हमने बात करी थी, नॉन करंट एसेट हमने बात करी थी। देन उसके बाद हम फिक्स एसेट्स की चर्चा कर रहे थे। टेंजिबल एसेट हम डिस्कस कर चुके थे। इंटेंजिबल एसेट के अंदर हम गुडविल डिस्कस कर चुके थे। पेटेंट हम डिस्कस कर चुके थे। पेटेंट इज बेसिकली फॉर इनोवेशन। और इनोवेशन किसी की होती है जब आप उसे राइट लेते हो टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला और एनीथिंग, तो उसके बदले में आपको कुछ पे करना पड़ता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो राइट जो मिला, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। देन उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट इज बेसिकली बेटा ये पब्लिकेशन अथॉरिटीज जो होती है ना, पब्लिकेशन यूनिट्स जो होती है, पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनका काम होता है बुक प्रिंटिंग का, मैगजीन्स का, और जो भी कंटेंट पर काम करते हैं, रिटर्न कंटेंट पर काम करते हैं, उन पर कॉपीराइट होता है। ठीक है। अब जैसे मेरी वीडियो अगर किसी ने चोरी करके किसी चैनल पे डाल दी, तो मैं उस पर कॉपीराइट का केस कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कॉपीराइट, मतलब क्या, मेरा जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, इस पर राइट किसका है? मेरा है, बिकॉज मेरे वर्डिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेरी रिसर्च यहाँ पर लिखी हुई है। अब डेफिनेटली कोई इसको चोरी करेगा तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगी ना, राइट। तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉपीराइट। एनी डाउट? ये भी एक तरह का क्या होता है, ये कॉपीराइट भी किसी पब्लिकेशन हाउस को बिक सकता है। मान लो मैंने कोई बुक लिखी, अकाउंटेंसी की बुक लिखी, बिजनेस स्टडी की बुक लिखी, या इकोनॉमिक्स की मैंने बुक लिखी। वो बुक लिखने के बाद मैंने किसी पब्लिकेशन हाउस को, पब्लिकेशन मतलब जो जो बेसिकली बुक प्रिंटिंग करके बेचते हैं, मैंने उनको किसी एक को राइट दे दिया, ठीक है, कि भैया आपके पास ही राइट है, आप ही मेरी बुक्स को प्रिंट करके मार्केट में बेच सकते हो, तो डेफिनेटली फिर मैं उसके बदले में उससे कुछ चार्ज करूंगा। तो दैट इज व्हाट कॉपीराइट। ठीक है। तो ये भी एक तरह का राइट है, और ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट कंसीडर किया जाता है। चलिए अब हम आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं और लाइबिलिटीज समझते हैं। बेसिकली लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज आर बेसिकली दीज आर द ऑब्लिगेशन। दीज आर द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इज बेसिकली समथिंग यू हैव टू पे। ठीक है। किसी के लिए कुछ करना है या किसी को कुछ देना बाकी है। ठीक है। दीज आर ऑब्लिगेशंस एंड डेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज टू बी पेड इन अ फ्यूचर। तो बेसिकली आपने किसी से कोई सामान परचेज किया, अब आप उसको सामान के बदले में पैसा पे करोगे, बट आपने पे करा नहीं है, अभी तक आपने पे नहीं करा, बट आप उसको पे करोगे। दिस इज योर लाइबिलिटी, यू कैन से कर्जा, लोन। ठीक है। तो लाइबिलिटी बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है बेटा करंट लाइबिलिटी, एक होती है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो ऑब्लिगेशन, वो कर्जा, वो आपका आपके ऊपर ऋण जो आपको एक साल के अंदर अंदर चुकाना है। ऐसा कर्जा जो एक साल के अंदर अंदर चुकाना होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको अंदर बोलते हैं बेटा करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिसको हम एक साल से ज़्यादा में भी सेटल कर सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है, कंपनी मार्केट से जब लोन रेज करती है फ्रॉम पब्लिक, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, कंपनी जब मार्केट से लोन उठाती है, पब्लिक से जब लोन लेती है, तो वो डिबेंचर्स के फॉर्म में लेती है। ये आप सीखोगे जब आप क्लास ट्वेल्थ में आ जाओगे, तो डिबेंचर्स की चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। और बैंक लोन, बैंक लोन आपको बताइए कि बैंक से आप लोन रेज करते हो, तो डेफिनेटली एक साल से ज़्यादा का लोन है, तो डेफिनेटली आप उसको क्या बोलोगे बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के अंदर दो दो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपका बैंक में इतना पैसा नहीं था, मान लो आपके बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, और आप 1,50,000 विड्रॉ कर रहे हो, तो 50,000 रुपीज़ आपको बैंक ने विड्रॉ करने की फैसिलिटी दी है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू पे इट बैक, राइट। तो वो बैंक को वापस चुकाना पड़ेगा ना बेटा, तो वो एक साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है, जैसे ही क्रेडिट कार्ड होता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। इसी तरीके से क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर मतलब जिनसे आपने उधार में सामान परचेज किया, बदले में आप उनको पैसा पे करोगे। बिल्स पेबल अभी आप आगे सीखोगे। बिल्स पेबल इज नथिंग, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं इसको इन डिटेल समझा दूं थोड़ा सा। जैसे कि मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। ठीक है। ये सेलर है और ये बायर है। सेलर ने बायर को सामान बेचा 1 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पर सेलर ने जैसे ही सामान बेचा, तो बायर की ऑब्लिगेशन है कि उसको 1 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। बायर कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो सेलर बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, तो फिर इसको ना थोड़ा सा लीगल काम करना पड़ता है। लीगल काम कैसे होता है? ये एक ड्राफ्ट बनाता है, बेसिकली रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करता है। उसमें लिखा होता है कि मैंने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, मैं उसको 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, ये 3 महीने बाद मेरा पैसा मेरे को रिकवर करके देगा, मतलब 3 महीने बाद ही मेरा पैसा मेरे को पे करेगा। ये ड्राफ्ट बना के ना ये इसके पास भेज देता है। इसके पास जैसे ही भेजता है, तो ये क्या करता है, इस पर सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर करने के बाद ये इसको वापस कर देता है। तो जैसे ही ये इसके पास आ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ये ना एक तरह का एसेट होता है,
और एक रिटर्न प्रूफ होता है कि 3 महीने के बाद अगर इसने पैसा नहीं दिया ना तो मैं इस पर लीगल एक्शन कर सकता हूँ। तो वो जो ड्राफ्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ये ए के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल, जो कि एक तरह का एसेट होता है। बट बी ने जो एक्सेप्टेंस दी है ना, तो बी के लिए पता है क्या बन जाता है, बी के लिए पहले ए कौन था, एक क्रेडिटर था। बी के लिए ए कौन था, एक क्रेडिटर था, बिकॉज इसने इससे सामान परचेज किया तभी तो इसने इसको बेचा है। इसने सामान परचेज किया तो बदले में इसको पे करना था, ये इसका क्रेडिटर था। ए जो है बी का क्रेडिटर था, बट क्रेडिटर ने क्या करा, पैसे ना देकर एक नई एक्सेप्टेंस दे दी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही उस रिटर्न डॉक्यूमेंट पर कोई एक्सेप्टेंस चली जाती है ना, तो वो क्रेडिटर खत्म हो जाता है, क्रेडिटर कम हो जाता है, और उसके बदले में नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल इज नथिंग, एक रिटर्न ऑब्लिगेशन, एक प्रॉमिस जो कि बाद में पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये विद इन अ ईयर ही सेटल हो जाता है, 2-3 महीने की मोहलत दी जाती है बेसिकली। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर के बीच में ये डिफरेंस होता है। बी आर आपको पता चल गया, डेटर होता है, डेटर से जब हमें एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अब जैसे बी डेटर ही तो था, डेटर कौन होता है, डेटर वो पर्सन है जिसको आपने सामान बेचा है और उससे आप पैसा रिकवर करोगे। तो बी यहाँ पर पैसा पे करता, बट पी ने पैसा ना पे करके उसको एक एक्सेप्टेंस दे दी। तो पहले बी जो है ए का डेटर था, अब जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ड्राफ्ट बना के लिख दिया कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं 3 महीने पैसा दे दूंगा, तो अब डेटर रिड्यूस हो जाएगा, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं बी आर, बिल्स रिसीवेबल। ए के लिए जो बिल्स रिसीवेबल है वही बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है, आप इसको आगे पढ़ते आगे पढ़ते, बट वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है ना बेटा, पहले आपके सिलेबस में था, वो डिलीट हो चुका है, तो इसलिए अब आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो अब ये टर्मिनोलॉजी आपको लगातार हो सकता है देखने को मिल जाए, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। और एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा प्रॉमिस होता है जो कि लिख कर दे देता है कौन, बायर सेलर को, और सेलर को एक एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उस बेसिस पर एक बी आर बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल, एक नया एसेट क्रिएट हो जाता है सेलर की बुक्स में। ठीक है, और बायर जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके लिए एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। गॉट इट, सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारी टर्मिनोलॉजी हम जैसे जैसे सिलेबस आगे कवर करते जाएंगे, सारे टर्म्स आगे आएंगे। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज कैपिटल, एक नई टर्मिनोलॉजी है कैपिटल। बेटा कैपिटल बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी बिजनेस में, और मैं आपको बता दूं ये 12th में भी आएगी। 12th में आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग सीखोगे, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, और वहाँ पे ना कैपिटल बहुत कॉमनली यूज़ होगा। कैपिटल वैसे भी बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग के अंदर भर भर के यूज़ होने वाली टर्म है। तो कैपिटल का बेस समझो, कैपिटल होती क्या है वो समझो। कैपिटल इज नथिंग बेसिकली, इट इज़ अ ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस। ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस, ओनर ने बिजनेस में अपनी जेब से जो भी लगा रखा है ना, वो क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल। जैसे कि मान लो कि ये एक ओनर है, इसका नाम ले लेते हैं हम लालू राम। क्या ले लेते हैं, लालू राम। तो लालू राम ने क्या कर रखा है, लालू राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस में इसने लाख रुपए कैश लगाया, 1 लाख रुपए का कैश लगा दिया, 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीद के लगा दी, और 3 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। अब बिजनेस क्या बोल रहा है देखो, बिजनेस आप ना पता है क्या, आप अकाउंटिंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या मानो, आप ना बिजनेस मानो। अकाउंटिंग करते टाइम जो अकाउंटेंट होता है ना, वो अपने आप को क्या मानता है, बिजनेस मानता है। तो बिजनेस देखो क्या कह रहा है, मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया, मेरे पास क्या आ गया, मशीनरी आ गई, मेरे पास क्या आ गई, फर्नीचर आ गई। अल्टीमेटली ये पैसा आया तो है, ये पैसा भी आया है, ये मशीनरी भी आई है, और ये फर्नीचर भी आया है। ये लगाया किसने, ओनर ने लगाया। तो इस पूरे टोटल जो कंट्रीब्यूशन ओनर का है ना, इसको कैपिटल के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है ये आप सीखोगे आगे। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नथिंग, कैपिटल इज नथिंग बेसिकली, ओनर का कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर, चाहे वो कैश के टर्म्स में हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो, फर्नीचर हो, वट जो भी ओनर ने बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल। और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल एक तरह का कर्जा होता है बिजनेस का, क्योंकि एट द एंड जिस दिन बिजनेस बंद हो जाएगा ना, ये सारा पैसा, सारी मशीनरी वगैरह बिक जाएंगी और ये पैसा ले जाएगा। गॉट इट। तो समझ में आया, कैपिटल इज नथिंग, इज अ ओनर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द बिजनेस। ओनर का जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर है वो सब कुछ क्या है, कैपिटल। नेक्स्ट टर्म हमारा बहुत फेमस टर्म है एक्सपेंस, जिसको आप जनरली जानते भी हैं। एक्सपेंस इज नथिंग, इट इज़ अ कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, जितना भी खर्चा आप बिजनेस को रन करने के लिए करते हो। आपकी मेडिकल की शॉप थी, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एग्जांपल लिया था, मेडिकल की शॉप आप रन कर रहे थे और आप उसी के अकाउंटेंट भी थे। अब मेडिकल की शॉप अगर रन कर रहे हो तो मान लो आपने वहाँ पर काउंटर पर एक लड़का रखा हुआ है जो दवाइयों के साथ दवाइयाँ बेचता है, कस्टमर के साथ डील करता है, वो सैलरी लेता है, साफ सफाई करवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रेंट है, ये सब क्या है, बेसिकली बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। इन खर्चों के बिना बिजनेस का चलना मुश्किल है।
जनरेट नहीं कर सकते, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। रेवेन्यू बेसिकली व्हाट, इनकम, कलेक्शंस। आप कोई भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कस्टमर आएगा ही नहीं। अगर ये खर्चा ना करो तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता, आपकी मेडिकल की शॉप नहीं चल सकती। मेडिकल की शॉप कब चलेगी, जब ये सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ना, जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट बिजनेस को देते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखो, सैलरी पे करना, 1 महीने के लिए सैलरी पे होती है। रेंट पे करना, 1 महीने का रेंट पे होता है। वेजेस पे करना, वेजेस भी 1 1.5 महीने का ही पे होता है। 1 महीने का ही पे होता है, 1.5 महीने का क्या होता है, बेसिकली 1 महीने का होता है। अब सैलरी और वेजेस में सर फर्क क्या होता है? सैलरी पे की जाती है बेटा कॉलर्ड एम्प्लॉयज को। किसको पे की जाती है? जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं सर, एम्प्लॉय, कॉलर्ड एम्प्लॉय नहीं होते, बेसिकली जो शर्ट पैंट पहन के बढ़िया अपने ऑफिस में बैठते हैं, उनको सैलरी पे की जाती है। और ये जो वेजेस पे होती है ना बेटा, ये लेबर को पे होती है। किसको पे होती है? लेबर। सर लेबर कहाँ काम करती है? लेबर काम करती है बेटा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी भी होगी आपने कहीं ना, कुछ ना फैक्ट्री वैक्ट्री आपने देखी होंगी, तो उसमें लेबर की जरूरत होती है। लेबर को मिलती है दिहाड़ी, मजदूरी, जिसको हम बोलते हैं वेजेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही खर्चे हैं। 1 महीने का वेजेस, 1 महीने की सैलरी, 1 महीने का रेंट, 1 महीने का वाटर का एक्सपेंस, 1 महीने का बिजली का एक्सपेंस। ये सब बेटा बिजनेस के ना शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, और ये बिजनेस को करने बहुत जरूरी होते हैं, अदरवाइज बिजनेस कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। एनी डाउट? नो सर। आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जरा दोबारा बता दीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नीचे है बेसिकली, और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके नीचे है। सबसे पहले मुझे बताइए सर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, और एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? एक्सपेंस तो बेटा बिजनेस को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, आपको पता चल गया। 1 महीने का रेंट, 1 महीने की सैलरी, 1 महीने के वेजेस। बिजनेस एक फूटी पाई भी खर्च करता है ना अपनी जेब से, उससे बेनिफिट बिजनेस को मिलता है, ठीक है। तो खर्चा करा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट लिया, वो क्या है? एक्सपेंस है, जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हो? रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, बिजनेस कमा रहा है पैसा, राइट। नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर? इट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर टेकिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। हर वो खर्चा जो बिजनेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेने के लिए करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली कैसा होता है? क्या वन टाइम एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर तो करोगे, खर्चा तो करोगे, बट क्या होता है, एक बार नाम फेमस हो जाता है ना, तो कस्टमर लगातार आता है। अब जरूरी नहीं है वो 1 साल तक ही चलेगा, वो 1 साल से ज़्यादा भी बेनिफिट दे सकता है। एडवर्टीजमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर एक बड़े लेवल पर आप अगर करते हो, तो उसके बाद ना कस्टमर एक बार आता है, उसके बाद तो बातें फिर फैलती चली जाती हैं कि यार फलाना 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 प्रोडक्ट है, फलाना फलाना बिजनेस है, उसका इतना इतना अच्छी क्वालिटी में दे रहा है, इतना अच्छे प्राइजेस हैं। तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द एक्सपेंस विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस। तो हर वो खर्चा जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप पहले पढ़ चुके हो, एक्सपेंस। एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम, ठीक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो आपको ये समझ में आ गया कि बेटा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंडिचर इज बोथ आर सेम, विच गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट, और यू कैन से जो विद इन अ ईयर ही आपका बेनिफिट सेटल कर देंगे, ऐसे खर्चे, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंस बोल लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल लो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सर व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली द अमाउंट स्पेंड फॉर अक्वायरिंग एसेट। आपने जब एसेट परचेज करने के लिए, मतलब कोई भी फिक्स एसेट परचेज करने के लिए जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे, लाइक मेडिकल की शॉप की बात हम कर रहे थे, तो आपने फर्नीचर परचेज करा, एसी परचेज करा, कूलर परचेज करा, फ्रिज परचेज करा, इसको आप लंबे समय तक यूज करेंगे। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? बिकॉज आपने खर्चा किया, पहली बात, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, दूसरी बात, तीसरी बात ये कि वो आप खरीद के किस में लगा रहे हो? बिजनेस में लगा रहे हो। और जैसे बिजनेस में लगाता है ना ओनर कुछ भी खरीद कर, कोई भी एसेट, दैट विल बी कैपिटल। दैट इज व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट to the business, and purchase of building, purchase of machinery are the examples of capital expenditure. पक्का बेटा समझ में आ रहा है? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? देख लो और कमेंट करके मुझे बता देना अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं कमेंट में ही आपका डाउट कंसिडर करूंगा, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर ड्रॉप करता हूं, तो आप मुझको उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कर दो कि सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं इस स्कूल से हूँ, मुझे इसमें आपकी वीडियो देख रहा था और मेरे को ये दिक्कत है। आप अपना नाम बताइए, आपका टॉपिक बताइए, क्या डाउट है, अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पर उसको कंसिडर करूँगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, 24/7। और बोलो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा खर्चा जो कि आप बल्क में कर चुके हो और उसका बेनिफिट अभी मोर देन अ ईयर मिलेगा। जैसे कि आपने मान लो कि मेट्रो स्टेशन पे अपने मेडिकल शॉप का बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कराया और 10 से 15 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया उस पर।
कितने खर्च कर दिए? 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुके हो आप। अब आपको पता है ये जो आपने इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट, इतना मोटा जो खर्चा आपने करा है ना, इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली ये ऐसा खर्चा नहीं है जिसको मैं एक ही साथ उठाकर पूरा एक ही साल में कंसिडर कर लूं कि मेरा 15 लाख का खर्चा एक ही साल का है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पूरा वो 15 लाख रुपए उठा के एक साथ अगर खर्चा कंसिडर कर लिया ना, तो हो सकता है कि उस साल की इनकम्स मेरी बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि इस खर्चे को फिर मेरे को टुकड़ों में बांटना होता है। मेरे को क्या उम्मीद है कि ये जो मैंने खर्चा करा है इससे आने वाले कितने समय तक मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, अकॉर्डिंगली मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ। मान लो 15 लाख का खर्चा करा तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, डिवाइड बाय मान लो कि 5 साल तक मेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो 5 साल तक अगर बेनिफिट मिलने वाला है तो हर साल 3 लाख रुपए उठाकर मेरे को क्या करना है, अपने खर्चे के नाम से रिकॉर्ड करना है। तो बाकी जो बच गया 12 लाख रुपए, सर उसका क्या करोगे? एक साल तो आप 3 लाख रुपए दिखा दोगे, बाकी जो 12 लाख रुपए बच गया ना बेटा, वो एक ऐसा खर्चा है, ऐसा खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट अभी आने वाले समय में मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो कि पूरा एक ही साथ एक ही साल में आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, पूरा एक साथ आप उसको खर्चा कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसा करने से क्या होगा कि उसी साल की पूरी इनकम्स को आप जीरो कर दोगे। दैट इज वाई उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, इक्वल टुकड़े करके, हर साल एक टुकड़ा आपको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ता है। 15 लाख का खर्चा किया, 5 साल चलेगा, डिवाइड बाय 5 इनटू, डिवाइड बाय 5 करने के बाद जैसे आपने सॉल्व किया तो कितना है? 3 लाख रुपीज आ गया। तो हर साल 3 लाख रुपीज उठा के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे सीखोगे क्या होता है, बेसिकली वहां पर हर खर्चे को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पर आपने खर्चा किया, ये मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसके अंदर पुट कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इनकम। इनकम इज व्हाट? इनकम इज समथिंग विच इज रेगुलरली अर्न बाय द बिजनेस। देखो आप बिजनेस करते हो, सालाना मंथली आप कुछ ना कुछ जरूर कमाओगे, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जो आप रेगुलरली अर्न कर रहे हो ना बेटा, उसको हम इनकम बोलते हैं। दैट्स इट। देन व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू एक वर्ड है बेटा जो कि ना ओवरऑल कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। आपके बिजनेस में एक फूटी पाई भी कहीं से आती है ना, वो रेवेन्यू है। चलो सेल्स से तो आप पैसा कमा ही रहे हो, वो भी सेल्स भी रेवेन्यू है। इंटरेस्ट का पैसा आ गया, कहीं से रेंट का पैसा आ गया, कहीं से कमीशन का पैसा आ गया। देयर आर सेवरल अदर टाइप ऑफ इनकम्स। जो बिजनेस का सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सेल्स, हो सकता है कि कहीं और कई जगह से बिजनेस के पास पैसा आ रहा हो। तो ओवरऑल कहीं से भी कितना पैसा आ जाए, जो कलेक्शंस वाला पार्ट है वो क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट ऐसे तो निकलता है बेटा, रेवेन्यू जितनी होती है ना उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, तब जाके आपके नेट प्रॉफिट आते हैं। जिस नेट प्रॉफिट को मैं क्या बोल रहा हूँ? इनकम बोल रहा हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज ओवरऑल कलेक्शन। बिजनेस की ओवरऑल पूरे साल में कितनी कलेक्शंस हैं, कितने खर्चे आपने पूरे साल करे, उसको माइनस करने के बाद जो फिगर आती है वो नेट प्रॉफिट होता है, जिसको हम इनकम बोलते हैं। गॉट इट? देन व्हाट इज गेन? गेन इज अ इररेगुलर प्रॉफिट, इररेगुलर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिल इररेगुलर अर्निंग्स यू कैन से, कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कभी कभार जो होता है, जैसे कि मान लो बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, मेडिकल की शॉप तो मैं चला ही रहा हूँ, बट साथ साथ मान लो मैंने कुछ पैसा कमाया और कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से मैंने 10-5 साल बाद कुछ 5-10 लाख रुपए कमा लिए, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए 10 लाख रुपए के, और पता चला उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, अच्छी खासी वैल्यूएशन हो गई, 15-20 लाख पर मैंने बेच दिया उसको 2-4 साल 5 साल रुकने के बाद। तो ऐसी जो इनकम होती है ना, जो अचानक होगी और इरेगुलर नेचर की होगी, मैं रेगुलरली उसको अर्न नहीं करता, उसको बोलते हैं बेटा गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मैंने खरीदा था बिजनेस पर्पज से यूज करने के लिए, पता चला 2-3 साल बाद मेरे को उस एसेट को बेचना पड़ गया, तो अगर मैंने बेच दिया और मान लो मेरे को कुछ फायदा हो जाता है उस पर, तो डेफिनेटली वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो इरेगुलर नेचर का जो प्रॉफिट आप कमाते हो दैट इज गेन। क्लियर है? So the next term is goods. Goods is what? Goods is basically all the physical items which is purchased by the business for the purpose of sale. हर वो चीज जिसको आप खरीदते हो बेचने के पर्पज से। मेडिसिन खरीद रहे हो मेडिकल की शॉप में, तो मेडिसिन जो है ना वो क्या है? गुड्स हैं। उसी तरीके से फर्नीचर का जो शॉप है, फर्नीचर की जो शॉप है जहाँ पर आप सोफे और ये जितने भी लकड़ी के वुडन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेबल्स हो गई, ठीक है, तो फर्नीचर की शॉप में जाके आप जितने भी फर्नीचर देखते हो वो सब क्या है? फर्नीचर के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्नीचर के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो फर्नीचर रखा हुआ है जिसको आप बेचने के पर्पज से आपने वो खरीदा था, वो गुड्स है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में जो मेन वो फिजिकल आइटम जिसको आप खरीदते हो बेचने के पर्पज से, तो उस बिजनेस के लिए वो पर्टिकुलर आइटम क्या है? गुड्स है। क्लियर है? जैसे कि कार्स, मारुति सुजुकी का शोरूम है, तो मारुति के लिए जो कार वो बना रहे हैं ना, कार बनाकर बेच रहे हैं, दैट इज गुड्स। क्लियर है? देन व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब क्या? जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है। रिटेन्ड बाय द बिजनेस मतलब बिजनेस के पास है, बिजनेस के पोजीशन में है। रिटेन बाय द पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ रिटेन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या? खरीद कर बेच देंगे। ट्रेडिंग क्या होती है? खरीदना बेचना। और मैन्युफैक्चरिंग,
खरीद कर बेच देंगे या मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लेंगे। देखो हो सकता है ये जो पेन बनाना, ये पेन मान लो मैं पेन बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, पेन बनाता हूँ मैं। इस पेन को बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, है कि नहीं? अब ये रॉ प्लास्टिक पहले मैं मंगाता हूँ, वो रॉ प्लास्टिक जो पड़ा रहता होगा फैक्ट्री के बाहर वेयर हाउस के अंदर, वो जब तक यूज नहीं हो रहा, जब तक ये पेन नहीं बन रहा, जब तक वो पेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मशीन में प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? तो वो प्लास्टिक का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉक। मतलब कोई भी टेंजिबल एसेट विच इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस, विच इज इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। या तो खरीद कर मैं बेच दूंगा, मान लो मैं उस पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, मैं एज इट इज खरीदता हूँ, मार्जिन ऐड करता हूँ, पैकिंग करता हूँ और बेच देता हूँ। कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं पूरी प्रोसेसिंग करूंगा, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा तब बेचूंगा, है ना? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ तो मेरे लिए जो स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास, जो मेरे पास वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, उसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? स्टॉक बोलता हूँ, ठीक है? मेडिसिन की शॉप में स्टॉक क्या है? दवाइयाँ, क्योंकि वो क्या करते हैं? खरीदते हैं और बेच देते हैं। अगर वहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो दवाइयाँ बनाती ही है, तो पहले क्या करती है? दवाइयों का पाउडर और मटेरियल खरीदती होगी। तो पाउडर मटेरियल जो पड़ा हुआ है ना, वो सब कुछ स्टॉक है। ऐसी वेयर हाउस में साल के शुरुआत में कुछ पड़ा होता है, पिछले साल का बचा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसको बेच भी सकते हैं और कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। बेच सकते हैं किस बिजनेस में? ट्रेडिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग में कब यूज कर सकते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो। देन व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बेसिकली वो फिनिश प्रोडक्ट जो कि बनकर रेडी था, अनसोल्ड रह गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपने देखा कि कुछ स्टॉक जो एज इट इज तैयार था, बिकने के लिए बिल्कुल रेडी था, फिनिश प्रोडक्ट था, वो आपका एज इट इज पड़ा रह गया फिनिश गुड स्टोर के अंदर। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं बिका तो आगे बिक जाएगा। बट वो अकाउंटिंग पीरियड के, एक अकाउंटिंग पीरियड में मतलब 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है जनरली, उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आपने एंड में ऑब्जर्व किया कि वो ना रिमेन अनसोल्ड रह गया। तो जो रिमेन अनसोल्ड रह गया ना आपके पास, वो क्या है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। एनी डाउट? पक्का? पक्का समझ में आ रहा है बेटा? झूठ मत बोलना, कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फाइनेंशियल ईयर। बेटा बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, अभी ही फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल फाइनेंशियल ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, हमेशा हर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 31 ऑफ दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है वो अकाउंटिंग ईयर होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ना जो अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर मतलब समझ गया आप 12 महीने। भाई ईयर का मतलब क्या है? 12 मंथ्स। अब वो 12 मंथ्स का ही अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग मतलब क्या? जितने समय के लिए वो अपना खाता मेंटेन करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो वही उसका क्या है? अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर कैन बी फाइनेंशियल ईयर और इट कैन बी कैलेंडर ईयर। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किसको चॉइस कर रही है। जिसको चूज करेगी उसको कंटिन्यू करेगी। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, तो उसका वो अकाउंटिंग ईयर है। किसी ने अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का फॉलो किया है, तो डेफिनेटली वो फिर उसका क्या है? अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी वाला, 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला, राइट? उसी तरीके से एक और टर्म है अकाउंटिंग पीरियड। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या? वो सिंपल पीरियड जिसके लिए आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। द पीरियड फॉर विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, मतलब कितने भी समय के लिए आप, वो समय बेसिकली जिसके लिए आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। कई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बेटा, 6-6 महीने की भी अकाउंटिंग खाते बनाती है, मतलब छोटे समय के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, और 1 साल के करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जितने भी समय के लिए आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द अकाउंटिंग पीरियड। एनी डाउट? एक और छोटी सी कॉमन टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है, वाउचर। वाउचर इज नथिंग बेसिकली, it is the evidence to record, it is the evidence to record business transactions। देखो बिजनेस में सेल हो रही है, परचेज हो रही है, राइट? अब अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट बेटा हवा में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो करेगा नहीं। ट्रांजेक्शन्स की बेसिकली रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की सेल है, 2 लाख रुपए की परचेज है, ये सब ना रिकॉर्डिंग होती है। अब रिकॉर्डिंग जो होती है ना, वो कभी भी हवा में नहीं होती, उसके एविडेंस होते हैं। सर एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं बेसिकली कैश मेमोज, इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स,
ठीक है, जो आप पासबुक यूज़ करते हो ना घर में, बिजनेस में उसको बैंक स्टेटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, बिजनेस के लिए बैंक स्टेटमेंट होती है। ओके। तो बेसिकली इनमें कुछ ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड आएंगे, इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। हवा में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, जब उन चीज़ों के प्रूफ होते हैं ना, तब वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपने कुछ परचेज करा है कैश में तो आपके पास कैश मेमो होगा, देन यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एज अ अकाउंटेंट। इनवॉइस है, सेल या परचेज का इनवॉइस होगा, तब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। गॉट इट? तो वाउचर इज नथिंग एविडेंस टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो थैंक यू सो मच। बेसिक जो बिजनेस की टर्मिनोलॉजी थी हमने वो डिस्कस कर ली है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि बहुत ही फाउंडेशन वीडियो है। चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियोस को लाइक करना, अपना प्यार दो, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करना है बेटा किसी भी हालत में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखना, नोट्स प्रिपेयर करने हैं हर चीज़ के, और जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड बाय।